नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु देखो कलाम एकेडमी का जो पेपर सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूं। सुबह मैंने लेवल 2 का हिंदी सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम लेवल 1 का हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, चौथा पेपर सॉल्यूशन है ये। कौन कौन से सॉल्यूशन करा चुका हूँ बता देता हूँ। लेवल 1 की जो साइकोलॉजी है उसका सॉल्यूशन 30 प्रश्नों का करा दिया, सुबह ही डाला था वीडियो। लेवल 2 की जो साइकोलॉजी है उसका सॉल्यूशन कल ही करा दिया था मैंने। लेवल 2 की जो हिंदी है उसका सॉल्यूशन सुबह करा दिया है। अब लेवल 1 की जो हिंदी है उसका सॉल्यूशन अब हम करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो अभी हम कौन सा पेपर करेंगे? लेवल 1 हिंदी भाषा फर्स्ट को। तो साथियों, पूरे ही 30 प्रश्नों को देख करके जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न थे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको 30 प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, किधर आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी। तो आज शाम तक आपके लगभग यूँ मान के चलिए पर्यावरण का सोल्यूशन भी आ जाएगा, तो पर्यावरण का भी ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर खंड 2 है ये और भाषा फर्स्ट हिंदी है। वापस बता रहा हूँ, लेवल 1 का है ये हिंदी का पेपर। ठीक है, तो देखिए इस खंड में कुल 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। यहाँ पर यहाँ इन्होंने गद्यांश दे रखा है, तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश पढ़ करके 31 से 35 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है साथियों। गद्यांश से आपके अपने ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन के बाद यह उद्घोष किया है, गावो विश्वस्य मातर है, अर्थात जो गायें हैं वो विश्व की माता है। भारतवर्ष में सदियों से गाय धन और धान्य की दात्री अर्थात एक उपयोगी पशु मात्र ही नहीं, वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। गोधन के प्रति आदर भाव हमारी पुरातन संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। द्वापर काल में गोपाल के नाम से विख्यात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण स्वयं ग्वाला बनकर गौ सेवा करते दृष्टिगोचर होते हैं। तो मध्यकाल में हमें अकबर के राज्यकाल में गोरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था के उल्लेख दिखाई देते हैं। देखिए, इस प्रकार ये गद्यांश था। अब यहाँ पर इस गद्यांश को देख करके 31 से 35 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 31। तो साथियों, लेवल 1 में लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है उसका पहला प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 31 देख रहे हैं। 31वां क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न समस्त पदों में से किसमें क्रमधारय समास प्रयुक्त हुआ है? ऋषि मुनियों, गोधन, गोपाल और गोरक्षा। देखिए, क्रमधारय समास में विशेष विशेषण की बात की जाती है। तो ऋषि मुनियों में तो द्वंद्व समास है। गोपाल, गो को पालने वाला, को पालने वाला। तो साथियों, इसमें भी क्रमधारय नहीं है। गोरक्षा, गो की रक्षा, तो भाई ये तो तत्पुरुष समास का हो गया। लेकिन विकल्प नंबर जो 2 है बी वाला गोधन, गोधन का जो समास विग्रह होता है वो होगा गो रूपी धन। ठीक है, तो गो रूपी धन यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर जो 2 है इसमें क्रमधारय समास प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। संधि की दृष्टि से बेमेल है व्यवस्था, दात्री, पवित्र और अत्यंत, ये 4 विकल्प है। देखिएगा, व्यवस्था का अगर विच्छेद करें तो वी प्लस अवस्था इसका विच्छेद होगा। क्या होगा? वी प्लस अवस्था। फिर पवित्र की विच्छेद करें तो पो प्लस इत्र, पवित्र का विच्छेद होगा साथियों। अत्यंत का विच्छेद करें तो अति प्लस अंत इसका विच्छेद होगा। अब यहाँ पर देखो, तीनों में ही स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो दात्री शब्द है, दात्री में कहीं से कहीं तक स्वर संधि नहीं है साथियों। तो साथियों, विकल्प नंबर आपका 2 इसमें असंगत है, संधि की दृष्टि से बेमेल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33 पर। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? गहन, पवित्र, आस्था और अच्छी। देखिए, गद्यांश की तरह जो शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है तो आपके अच्छी शब्द एक विशेषण शब्द है, गहन शब्द विशेषण शब्द है, अब पवित्र या आस्था। तो साथियों, तो देखिएगा यहाँ पर 2 शब्द है, आस्था या पवित्र, दोनों में से आपका एक आंसर रहेगा। तो देखो, गहन शब्द में हमें यहाँ पर 33वें में देखो आस्था और पवित्र शब्द को वापस एक बार देख लेते हैं। तो भाई ये दोनों शब्द यहाँ पर है, एक तो है पवित्र शब्द और एक है आस्था। तो देखिए, एक तो है पवित्र शब्द यहाँ और आस्था शब्द यहाँ पर है, तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पर देखना, जो शब्द है पवित्र, लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर
अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। तो भाई आपको कौन सा शब्द लग रहा है कि भाई ये विशेषण नहीं है? विशेषण का मतलब क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अर्थात यह उपयोगी पशु मात्र ही नहीं वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र भी मानते हैं। तो भाई पवित्र मानना और आस्था का भाव रखना, तो साथियों इन मेरे अनुसार बता रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में लगभग यहाँ पर ये जो आस्था शब्द है ये विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पवित्र भी एक विशेषता ही ये है। इसलिए थर्ड विकल्प 33वें क्वेश्चन में सही माना जाएगा। लेकिन आप कमेंट कर सकते हो भाई पहला और चौथा तो बिल्कुल विशेषण ही है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हो कि भाई इसमें दूसरा क्या सही रहेगा, इसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे तीसरा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? विख्यात, व्यवस्था, संस्कृति और उपयोगी। तो साथियों विख्यात में वी उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृति में सम उपसर्ग लगा हुआ है, उपयोगी में उप उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था जो शब्द है इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग है। वी प्लस अव प्लस स्था शब्द क्या बनता है? व्यवस्था बनता है साथियों। तो ये दो उपसर्ग है इसमें, इसलिए विकल्प नंबर आपका बी सही है प्रश्न 34 में। प्रश्न संख्या 35 है, किस युग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? गो, गौ, गोरी, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, रोहिणी, सुरभि, पयस्विनी, गाय और देवपगा। तो बताइए मेरे हिसाब से ये प्रश्न ही उल्टा हो गया साथियों। यहाँ ये नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए किस युग में सभी शब्द पर्यायवाची है, क्योंकि देखो इस प्रश्न में क्या मिस्टेक है। गो शब्द, गौ शब्द ये दोनों गाय के पर्यायवाची है, और गोरी शब्द तो पार्वती के पर्याय है साथियों, तो ये भी पर्याय नहीं है सभी शब्द। गैया शब्द, धेनु शब्द दोनों गाय के पर्याय है, लेकिन भद्रा जो शब्द है, भद्रा तो साथियों जो यहाँ पे ये तो गाय का पर्यायवाची है ही नहीं भद्रा शब्द। फिर पयस्विनी शब्द, गाय शब्द, देवपगा। तो साथियों यहाँ पर ये जो देवपगा शब्द है, देवपगा तो गंगा का पर्यायवाची है, तो इन तीनों में अशुद्धि हो रही है। लेकिन दोग्धी, रोहिणी, सुरभि ये तीनों ही गाय का पर्याय है। तो फिर इस हिसाब से थर्ड विकल्प जो है ये सही आंसर होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरी दृष्टि से इसमें सी वाला सही होना चाहिए और प्रश्न में नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं, 36वां क्वेश्चन। लेकिन 36 से 40 तक वापस आपको गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। यह कहकर भामाशाह ने अपने साथ आए प्रथा भील का परिचय महाराणा से करवाया। भामाशाह ने बताया कि किस प्रकार प्रथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की, और आज उसे लेकर वह स्वयं सामने उपस्थित हुआ है। मेरे पास जो धन है वह भी पूर्वजों की पूंजी है। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन फिर कमा लूँगा। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। तो इस प्रकार ये महाराणा प्रताप से संबंधित एक गद्यांश है, जिसमें जो भामाशाह थे साथियों उनसे संबंधित ये चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 36 पर 36वां क्वेश्चन। उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ है। देखिए मेवाड़ के उद्धार की याचना की जा रही है, तो याचना मतलब आदेश तो होता नहीं है, आज्ञा भी नहीं होता है, निर्देश भी नहीं होता है। याचना का अर्थ प्रार्थना से लिया जाता है। सी वाला विकल्प 36वें में सही है साथियों। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जीवन, प्राण, यह और भामाशाह। तो देखो इनमें से मैंने कई बार बता रखा है, मैंने टेस्टों में भी आपको कई बार दे रखा है कि जो प्राण शब्द है इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। बी वाला विकल्प 37वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, गद्यांश में निम्न शब्दों में से लिंग की दृष्टि से बेमेल है। संपत्ति, रक्षा, समर्पण, निष्ठा। तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। संपत्ति अच्छी होती है, रक्षा अच्छी होती है, निष्ठा अच्छी होती है, लेकिन समर्पण अच्छा होता है। तो ये जो समर्पण शब्द है ये बेमेल है, क्योंकि ये एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। क्या है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी ए वाला विकल्प, बी वाला, सी वाला ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। तो विकल्प नंबर सी सही है आपके 38वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, 39वां प्रश्न है,
ये देखिए, भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। वाक्य में किस काल का प्रयुक्त हुआ है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल तो होएगा ही नहीं, इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि भविष्य की बात नहीं की जा रही है। निर्णायक साबित हुआ, हो गया वो निर्णायक, मतलब वो भूतकाल का उदाहरण है, तो भाई ये वर्तमान में भी नहीं रहेगा। अब हुआ है तो आसन्न हो जाता, लेकिन हुआ, तो साथियों ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ए वाला विकल्प 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न है, आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए मैं। आप शब्द में कौन सा वचन है? तो साथियों इसमें एक शब्द आ रहा है आप में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, दोनों और कोई नहीं। तो आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है हम गद्यांश में देख लेते हैं। तो चलिए गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप सारा ये धन ग्रहण कीजिए, ये यहाँ पर है आप, तो आप सारा ये धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। ये बात किससे कही जा रही है? ये बात महाराणा प्रताप से। तो महाराणा प्रताप तो क्या है? एक वचन है साथियों। तो फिर यहाँ पर ये जो आप शब्द है, इस आप शब्द में कौन सा वचन रहेगा? एक वचन रहेगा। तो विकल्प नंबर आपका जो ए है यही सही है प्रश्न नंबर 40 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41 पर। 41वां क्वेश्चन, विधेय के अंतर्गत निम्न में से वाक्य का कौन सा अंग नहीं आता है? कर्म, क्रिया, कर्ता और पूरक। देखो विधेय एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य का मतलब कर्ता से लिया जाता है, उद्देश्य अलग होता है, विधेय अलग होता है। मतलब जो कर्ता है ये विधेय के अंतर्गत वाक्य का अंग नहीं है साथियों। विधेय के अंतर्गत पूछा है तो सी वाला विकल्प आपके जो है 41वें में वो ही सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42 पर। तो 42वां क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का चयन करें। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। दूसरा वाक्य है, कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। तीसरा वाक्य है, मैंने बहुत बड़ा अजगर देखा। और चौथा वाक्य है, बालक बहुत रोया फिर सो गया। तो ये 4 वाक्य है। अब देख लीजिए अब अच्छे से। तो यहाँ सी वाला जो विकल्प है, मैंने बहुत बड़ा अजगर देखा, ये तो एक साधारण वाक्य का उदाहरण है, तो इसको हटा देते हैं। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है, साथियों ये भी एक साधारण वाक्य का ही उदाहरण है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया, और एक है बालक बहुत रोया फिर सो गया। तो देखिए ये प्रश्न संख्या जो आपके कौन सा प्रश्न है, ये 42वां। इसमें पहला विकल्प अगर आप कर रहे हो कि भाई मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया, तो साथियों ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। अगर ये वाक्य से होता मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाया और सब प्रसन्न हो गए, तो फिर वो संयुक्त तो हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन डी वाला जो विकल्प है, बालक बहुत रोया फिर सो गए, तो फिर शब्द से ये जुड़ रहा है, बहुत रोया फिर सो गया। तो साथियों ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चौथा विकल्प डी वाला सही है 42वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43वां क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? तो कोष्टक में ये जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये बिंदु वाला, ठीक है, ये कोष्टक के भीतर जो दे रखा है, दूसरे के कथन को उद्धृत करने के लिए, जहाँ वाक्य पूरा होता हो, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो भैया 2 ऑप्शन तो हम हटा देते हैं। दूसरे के कथन को उद्धृत करने के लिए वाक्य पूरा होता है, वहाँ तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, ये दोनों गलत है। वाक्य में छोड़े गए स्थान पर या पढ़ते गए थोड़ी देर रुकने के लिए। तो साथियों प्रश्न संख्या यहाँ पर 43वें में जो राइट आंसर है, ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है, ये वाक्य में छोड़े गए स्थान पर उपयोग में लिया जाता है। जहाँ पर हम वाक्य में कोई स्थान छोड़ देते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, स्वाधीन मतलब कोई सी भी त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, ऐसी एक कविता चलती थी जब हम छोटे थे, तो हमारे ये कविता थी साथियों। तो एक पेरा पूरा लिखा हुआ है और नीचे यूँ लिख दिया जाता था त्योहारों का, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार ये बिंदी लगा दी जाती थी। तो उसका मतलब क्या है, जो छोड़ा गया वाक्य है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सी वाला विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 44, कछुआ बिना रुके निरंतर चलता रहा रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए बिना रुके निरंतर चलता रहा, तो भाई बिना निरंतर चलता रहा, चलता तो उसकी क्रिया है, बिना रुके तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है साथियों, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। डी वाला विकल्प 44वें में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो 45वां क्वेश्चन, उचित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज के ज़माने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग, यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है,
दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करते हैं, विरोधियों के दांत खट्टे करते हैं, जोड़ तोड़ मिलाते रहते हैं और थाली के बैंगन बन जाते हैं। देखिए, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करते हैं, गलत है ये, क्योंकि दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करना किसके अंतर्गत आएगा साथियों? बहुत ही मुश्किल कार्य करना। विरोधियों के दांत खट्टे करते हैं, गलत है ये। तो जोड़ तोड़ मिलाते रहते हैं मतलब काम चलाओ काम करते हैं, या फिर थाली के बैंगन बन जाते हैं मतलब कभी भी बदल जाते हैं साथियों। थाली के बैंगन बनने का मतलब क्या है? जो स्थिर नहीं रहता है, जहाँ लाभ मिलता है उधर चला जाता है, वो चीज़ है। आजकल नए नेता थाली के बैंगन बन जाते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 45 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं साथियों। तो 46वां क्वेश्चन है, सदप्रवृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है? कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, रसात्मक, ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में तो विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, रसात्मक में नहीं है साथियों। सदप्रवृत्तियाँ रस में थोड़ी रहेगी, रस में तो आपकी कविता संबंधी चीज़ें होती है। कौशलात्मक भी नहीं है, बल्कि इसमें अभिवृत्त्यात्मक वाला जो बी वाला विकल्प है यही 46वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है। यह कथन किस विधि के संदर्भ में उपयुक्त है? प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, साचार्य विधि और खेल विधि। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढने के बाद भी इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, और यूँ आप मान सकते हो कि भाई मुक्त प्रणाली है, प्रतिदिन परीक्षा भी है, परीक्षा से मुक्त भी है, प्रतिदिन परीक्षा भी है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि भाई कमेंट जरूर करियो यार, कि भाई प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फिर भी भाई इसमें साचार्य विधि तो नहीं है, ये तो क्लियर है। खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन, तीनों में से एक आंसर है। तो जहाँ तक हो सकता है डाल्टन इसको सही माना जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है साथियों, ठीक है। इसके लिए जरूर कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो सकता है बताया मैंने। तो 48वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौन पठन उपयोगी है उच्चारण सुधारने में, पठन कौशल की शुद्धता में, भाषण कौशल के संवर्धन में और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में। साथियों, मौन पठन किस में उपयोगी है आपको ये बताना है। इस देखिएगा, अब मौन पठन में उच्चारण का कार्य तो किया ही नहीं जाता है, तो ये तो गलत हो जाता है। पठन कौशल की शुद्धता इससे बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि हम सही से उच्चारण का कोई कार्य ही नहीं है, तो ये भी गलत है। भाषा कौशल के संवर्धन में या स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में। साथियों, इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में मौन पठन उपयोगी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 49 पर। तो आपके 49वां क्वेश्चन है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है बोलना व पढ़ना, बोलना व लिखना, पढ़ना व सुनना और बोलना व सुनना। तो भाई दो प्रकार के होते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक होते हैं और ग्रह्यात्मक। ग्रह्यात्मक में ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक में खुद के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? बोलकर करते हैं और लिखकर करते हैं। तो बोलना व लिखना बी वाला विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपके 50वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? व्याख्या विधि, तुलना विधि, व्यास विधि, गीत विधि। तो साथियों, जो शब्दार्थ विधि है इसका विकसित जो रूप है उसको व्यास विधि के नाम से जाना जाता है। 101% व्यास विधि ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है साथियों, ठीक है। व्यास विधि जो है यही शब्दार्थ विधि का विकसित रूप मानी जाती है। सी वाला विकल्प 50वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51। तो भैया 51वें प्रश्न को तो मैं कई बार पहले भी करा चुका हूँ आपको। निम्न में से किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? तो भाई व्यवहारिक पक्ष पर बल देने वाली कौन सी है व्याकरण शिक्षण की विधि? सुग्गा है, भाषा संसर्ग है, सूत्र है या निगमन है? राइट आंसर क्या है? भाषा संसर्ग प्रणाली या विधि है, ये सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है साथियों। सी वाला विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे। तो 52वां प्रश्न है, किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है। पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान रखना, विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप हो, या अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति की परिचायक हो, और विषय वस्तु बालकों की रुचि व आवश्यकता के अनुकूल हो। तो दो ऑप्शन तो हटा देते हैं। सिद्धांत नहीं है, देखना है भाई विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, यह जो है वो बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल भी होना चाहिए। तो देखो, विषय वस्तु बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए, ये तो सही बात है। विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप भी होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो दो विकल्प तो सिद्धांत है और क्या पूछा है? नहीं है। अब आपके पास दो विकल्प बचा है कि भाई पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान रखना और अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय की संस्कृति की परिचायक हो।
तो इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। मेरे अकॉर्डिंग साथियों मुझे जहाँ तक लगता है सी वाला विकल्प इसमें वैचारिक सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यह अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति की परिचायक है। तो भाई संस्कृति जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं, जिस भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, उसकी संस्कृति से कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। तो इसलिए सी वाला विकल्प गलत है। पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान रखना, ये विकल्प कह रहा है कि भाई पूर्व कक्षा की जो बालक ने पाठ्यचर्या पढ़ी है तो उसको भी ध्यान रखो कि बालक का नॉलेज कहाँ तक है, उसके बाद में ही तो अगली पाठ्यचर्या बनाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि कक्षा 4 में पढ़ने वाले के बाद में डायरेक्ट 5वीं की जो पाठ्य वस्तु है वो बहुत हाई लेवल पे ले जाओगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से थर्ड विकल्प यहाँ सही है 92 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक दृश्य, यांत्रिक श्रव्य दृश्य और कोई नहीं। तो देखिएगा चित्र विस्तारक यंत्र की बात की जा रही है साथियों। ये दृश्य श्रव्य तो होती नहीं है क्योंकि इसमें चित्र को बड़ा करके देखा जाता है साथियों। ये यांत्रिक सामग्री है और दृश्य सामग्री है। विकल्प एक सही है 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, रचना शिक्षण की सर्वोपयुक्त विधि है? प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि, व्यास विधि, शब्दार्थ कथन विधि। तो रचना शिक्षण के लिए कई बार बता चुका हूँ, प्रश्नोत्तर विधि ही उपयुक्त मानी जाती है साथियों। विकल्प एक सही है 54 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, अनुकरण वाचन के कितने भेद है? 2, 4, 3 और 5। तो साथियों अनुकरण वाचन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सामूहिक अनुकरण वाचन और एक होता है वैयक्तिक अनुकरण वाचन। तो इस प्रकार इसके दो भेद होते हैं। विकल्प एक सही है प्रश्न नंबर 55 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्रिया है? जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, अभिवृत्ति व मूल्य और इनमें से सभी। तो देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की जा रही है। सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित जो क्रिया होती है, सह शैक्षिक में कार्य शिक्षा दी जाती है, जीवन कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य सभी विकसित किए जाते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी का जो विकल्प है चौथा 56वें प्रश्न में वो ही सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। तो 57वां क्वेश्चन, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सत्य, असत्य, यह उदाहरण है। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये किस प्रश्न का उदाहरण है? सामान्य प्रत्यय स्मरण प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, सादृश्य अनुभव प्रश्न और मिलान प्रश्न। तो साथियों मिलान प्रश्न तो ये है नहीं क्योंकि मिलान का तो कहीं से कहीं तक ही नहीं। सामान्य प्रत्यय स्मरण प्रश्न भी इसको नहीं कहते हैं, इसको एकांतर अनुक्रिया प्रश्न के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः सत्य असत्य प्रश्न को एकांतर अनुक्रिया प्रश्न भी कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही है आपके प्रश्न नंबर 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं और जो 1-2 प्रश्नों में जो अब मेरे कन्फ्यूजन है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। भाई स्वाभाविक सी चीज़ है, सारे के सारे तो ऐसा है तो है ही नहीं कि भाई सारे ही प्रश्न कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक सी चीज़ है साथियों। क्योंकि स्टेट लेवल पे अगर कोई पेपर होता है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो फिर वो काहे का स्टेट लेवल का पेपर, मज़ा नहीं आता है ना फिर। तो ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। रीट के पेपर में भी 100% कन्फ्यूजन होंगे, 100%। पहली आंसर क्या आएगी उनमें फिर आप रीट पे रीट लगाओगे, फिर वापस उसमें चेंजेज होंगे, 2-2, 3-3 ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो इस प्रकार चीज़ें होती है। खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आंसर की बनाती है उसमें 10 से 12 गलतियाँ होती है और फिर वो उसका उत्तर चेंज करके 1 भी मान लिया, 2 भी मान लिया, ऐसे मानती है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, यहाँ पर भी 2-2 मान लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा तो ही नहीं कि कोई रीट लगाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है, इसे चिकित्सकीय शिक्षण भी कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक व वैयक्तिक प्रकार से किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों का ही किया जाता है और निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार है। तो बिल्कुल निदानात्मक आधार होता है उपचारात्मक के लिए। चिकित्सकीय शिक्षण भी कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक से भी किया जाता है, वैयक्तिक रूप से भी किया जाता है। लेकिन तीसरा विकल्प यहाँ असत्य है कि भाई मंदबुद्धि का ही करेंगे क्या? सामान्य बालक का भी तो उपचारात्मक होता है कि वो भी तो किसी चीज़ में किसी चीज़ के लिए उसको भी तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। सी वाला विकल्प आपके 58वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? परीक्षण की योजना बनाना, अंतर विषय विश्लेषण करना, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना और प्रश्नों का विश्लेषण करना। देखिएगा ब्लूप्रिंट की योजना एक प्रश्न पत्र में बनाई जाती है, परीक्षण की योजना बनाई जाती है। अब 2 विकल्प है बी और डी। तो साथियों प्रश्नों का विश्लेषण भी किया जाता है लेकिन अंतर विषय विश्लेषण इसमें नहीं किया जाता है। बी वाला विकल्प इसमें 59वें में सही है। और अब देख लीजिए अंतिम और 60वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा है ना।
इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा व लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की अनुशंसा किसने की? विकल्प एक है यशपाल समिति 1992-93, CBSE की नीति संबंधी रिपोर्ट 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिएगा, खुली पुस्तक परीक्षा हो, परीक्षा में लचीलापन रहे, समय सीमा रहित परीक्षा हो, इस चीज को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? NCF 2005 के द्वारा। साथियों, सी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है 60वें में। तो अब हम 4 पेपर हल कर चुके हैं। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, साइकोलॉजी के भी दोनों के पेपर कर लिए, हिंदी के भी दोनों के पेपर कर लिए। तो बाकी जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो बच रहे हैं, उनके भी वीडियो आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन प्रश्नों पे डाउट हो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।